Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class +2. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट करा था चैप्टर नंबर 10 पार्ट बी बिजनेस स्टडीज़ का, राइट। हमने उसमें अपना पेपर पैटर्न भी बिल्कुल हमने डन एंड डस्टेड हो गया था वो चैप्टर हमारा टोटली। अब हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ये भी पार्ट बी में ही है। हमारा चैप्टर नंबर 10 का नाम था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। अब ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, आपको कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, ठीक है जी। हम आराम से जल्दी से 2 क्लासेस में कोशिश करेंगे चैप्टर को पैकअप कर दे जाए, ठीक है जी। अभी हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जब फाइनेंस को मीन टू से फाइनेंस टर्म डिनोट्स टू मनी, जब हम मनी को मैनेज करते हैं किसी भी फर्म में, राइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मनी को हम कैसे मैनेज करेंगे, मतलब कि हमारे डे टू डे नीड्स क्या है मनी की, राइट, और हमें क्या चाहिए मीन टू से कब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कब हमें फंड्स रेज करने हैं मार्केट से, या कब हमने क्या खर्चा करना है और कैसे हमने प्रॉफिट्स अर्न करने हैं और कैसे सर्कुलेट करना है मनी को अपने डे टू डे बिजनेस अफेयर्स से, ताकि हम अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाएँ, ठीक है जी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है, बाकायदा स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। उसका काम यही होता है फाइनेंस को मैनेज करना। फाइनेंस को मैनेज करना मीन टू से कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज को देखना, वर्किंग कैपिटल को देखना कि कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, कब हमें फंड्स रेज करने हैं, डेट से रेज करने हैं, इक्विटी से रेज करना बेनिफिशियल रहेगा, लोन्स बोरोइंग्स, ये सारी चीज़ें हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ करने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट, फिक्स्ड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जब हम बात करें बिजनेस फाइनेंस की तो उसका मतलब होता है जी मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए जो मनी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस। टू स्टार्ट द बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। हर एक बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त हमें फाइनेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी, मे बी इन प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग में जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसको हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज that investment is to be done in fixed assets of the company or the organization। जो भी इन्वेस्टमेंट हम फिक्स्ड एसेट्स में करेंगे, कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे हमारी फिक्स्ड कैपिटल। इवन एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स रिक्वायर फाइनेंस। कोई भी हमें पेटेंट लेना है, अपना कॉपीराइट लेना है, ट्रेडमार्क लेना है, इसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल किसी की हायर करनी है तो इंटेंजिबल एसेट्स जो लेते हैं, हर एक इंटेंजिबल एसेट को फाइनेंस की ज़रूरत है, ठीक है जी। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। प्रोक्योरमेंट मीन टू से अवेलमेंट, फाइनेंस को अवेल करना और फाइनेंस को यूज़ करना, मनी को यूसेज और मनी का इनफ्लो, कैश फ्लो, आउटफ्लो हमें देखना। कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए? आइडेंटिफाई वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड देयर कॉस्ट। हमें जब फाइनेंस रेज करना है मार्केट में तो सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट देखेंगे, हमें कितने की पड़ेगा वो फाइनेंस, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्या रिस्क है, ठीक है जी। वो सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे। टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, अगर हमें आज ज़रूरत है तो हमें क्विकली फाइनेंस की रिक्वायर्ड है तो हम टाइम के अकॉर्डिंगली फाइनेंस को चूज़ करेंगे जो अभी मिल जाए, ठीक है जी। Funds so procured are to be invested in such a way that returns are greater than the cost of procurement। हमारे जो फंड्स हम प्रोक्योर करें वो हमें ऐसे इन्वेस्ट करना है कि ताकि हमारी जो रिटर्न्स मिल रही हैं वो फंड्स को लेते वक्त जो हमारा हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे और वहाँ से हमें रिटर्न्स मिल रही है वो ज़्यादा हो हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से, तभी तो हम अपना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा कुछ मीन टू से पे बैक करने के बाद कुछ अपने लिए बचा पाएंगे, ठीक है जी। तो इंश्योर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एज वेल एज चेक दैट फंड्स आर नॉट लाइंग आइडल। हमें ये इंश्योर करता है कि फंड्स सफिशिएंटली अवेलेबल है, कि
मीन टू से हमारे पास इनबिल्ट एसेट्स, इनबिल्ट क्विक एसेट्स या कैश एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कौन कौन से हैं और हमें और कितना फंड चाहिए। ठीक है जी, ये सारा कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। दस इन नटशेल इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स टू बी मेड। अगर हम छोटे नटशेल में बात करें, सारांश इसका लें, तो इसका मतलब है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स को रेज करने के बाद उसको डिप्लॉय कैसे करना है, किस तरीके से करना है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ताकि हमारे प्रॉफिट्स बरकरार रहें और अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं, ना कि ये हो कि हम लोन्स ले लें, बोरो कर लें और हम कॉस्ट ही ना चुका पाएँ। इन प्रॉफिट्स तो दूर की बात, हम पैसे देना हमारे लिए मुश्किल हो जाए वापस करना। ठीक है जी। अब डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें, वेस्टर्न एंड ब्रिगन की डेफिनेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल्स। हार्मोनाइजिंग मीन टू से हम दोनों को मिक्स करके, मीन टू से साइमल्टेनियसली हमने साइड बाय साइड इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एक साथ लेके चलना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब हमारा कंपोनेंट इंपॉर्टेंस कैसे होगी कि अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स with an increase in the investment in fixed assets there is commensurate increase in the working capital requirement। कैसे होगा? जैसे हमारी इंक्रीज है फिक्स्ड एसेट्स में, अगर हमारा इंक्रीज है मतलब क्या कि हमारी फर्म में हमारे पास लिक्विड एसेट्स नहीं है, मीटू से कैश एसेट्स नहीं है, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स ढेरों पड़े हुए हैं, लेकिन हमें तो कैश चाहिए इमीडिएट। ठीक है, उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। वर्किंग कैपिटल होती है, रिक्वायरमेंट होती है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म नेचर के लिए। द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, सम ऑफ 500 करोड़ इन फिक्स्ड एसेट्स वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ब्लॉक्ड बाय दिस अमाउंट। इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम मान लो 500 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स खरीदने लगे हैं, तो हमें सोच समझकर वो 500 करोड़ उस फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमें ये लेके चलना है कि वो 500 करोड़ हम अपना कैश ब्लॉक कर रहे हैं एक हिसाब का फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है जी, अगर हमारे पास सफिशिएंट इनफ हमारी बैक या हमारे अच्छे रिजर्व्स क्रिएट हुए हैं और हमें पता है कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज ये एक्स्ट्रा कैश है, अब हम फिक्स्ड एसेट्स में कर सकते हैं, तो ही हम करें। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? डिसीजन लेने में मदद करती है कि हमें कौन से फंड्स रिक्वायर्ड है। लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायर्ड है, अगर लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायर्ड है तो हम अपना पब्लिक इशू ले आएंगे। ठीक है जी, इक्विटी शेयर्स, इक्विटीज़ में अपना इक्विटीज़ के थ्रू अपना फंड्स रेज करेंगे। अगर हमें शॉर्ट टर्म से रिक्वायरमेंट है तो हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करेंगे, जैसे कमर्शियल पेपर हमने इशू कर दिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर दिए, या लोन एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स ले लिए। ठीक है जी, अगर हमें शॉर्ट टर्म नीड है, वर्किंग कैपिटल के लिए रेज कर लिया लोन। ठीक है जी, ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा कुछ बताती है। फॉर एग्जांपल, मोर डेट रिक्वायर्स मोर इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अगर हमारे डेट्स ज़्यादा होंगे हमारे बुक्स में, तो ऑब्वियसली बात है हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स की लायबिलिटी भी हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो हम ये सारा कैसे शो होगा? हम अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी अच्छी हुई होगी। ठीक है जी, हम उसके बाद ये होगी इंपॉर्टेंस की बात। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर एक ऑब्जेक्टिव जैसे होते हैं ना, कुछ होते हैं प्राइमरी और कुछ होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स दैट इज द बेस ऑफ दैट any sort of concept if the primary objectives are to be known as the basis of that concept। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से बात करें तो हमारा मेन मकसद क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज कैसे करना? अच्छे फंड्स को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना ताकि अच्छे प्रॉफिट्स हों। अगर प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी। This is because the company's funds belong to the shareholders and the manner in which they are invested and the return earned by them determine their market value and price। सारी बात हमने कर ली। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और जो हमारे फंड्स है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, कि जो
जो फंड्स हैं वो रीजनेबल कॉस्ट पे हमने रेस करने हैं। ये नहीं कि बहुत महंगे मार्केट से ले लें और उतने हमारे लॉसेस फिर हमें बेयर करने पड़ जाएं। मेंटेनिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी, हमें एक ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है कि हम अगर फिक्स्ड एसेट, जैसे हमने बात करी, अगर हम फिक्स्ड एसेट में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ लिक्विड कैश भी अपना बैक एंड में रखना पड़ेगा, ताकि हमें पता है कि जो हम इतनी बड़ा अमाउंट हम एक फिक्स्ड एसेट्स में डाल रहे हैं, हमारी फिक्स्ड कैपिटल तो बन रही है बट वो अमाउंट हमारा ब्लॉक हो रहा है। बट डे टू डे करंट अफेयर्स, जो डे टू डे हमारे बिजनेस के खर्चे हैं, वो उसके निकालने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं। इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स, और फंड्स की सेफ्टी भी इंश्योर करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉरी। अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस, अगर हमारे पास कुछ आइडल फाइनेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारा क्या मतलब है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छी हुई है ना तो हमें पता है हमें कितना फंड रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि हमें फंड रिक्वायर्ड है नहीं, हम फिर भी रेस कर रहे हैं फंड और जानबूझ के अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। कॉस्ट कैसे, इंटरेस्ट की लायबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, अपना कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स हम बढ़ा रहे हैं अपने। अब हमें कुछ, वो हमारा कैश आइडल पड़ा हुआ है, हम यूज़ भी नहीं कर रहे, फिर भी हम रेज करी जा रहे हैं। ये होता है सिम्टम कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है तो वो थोड़ा सा एडुकेट बैलेंस बना के रखेगा, और अगर उसको पता है कि हमें फंड्स की नहीं रिक्वायर्ड और वो कैश आइडल पड़ा रहेगा, अगर मैं बोरो कर लूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो हम वो फंड रेज नहीं करेंगे। सो फाइनेंशियल डिसीजंस की अगर बात करें, फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से होते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, हम किसको क्या फाइनेंस करेंगे। मतलब क्या कि लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हैं और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस हम कैसे रेस करेंगे, रेस कैसे करेंगे फाइनेंस, डेट से या इक्विटी से, ठीक है जी। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन के टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट्स हैं हम तब डिसाइड करेंगे कि क्या वो प्रॉफिट से हमें डिविडेंड देना चाहिए शेयर होल्डर्स को, या वो रिटेन्ड अर्निंग्स के जैसे हमें अपने बिजनेस में ही प्लो बैक करने चाहिए ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो। प्लो बैक से मतलब है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इस केस में जितना प्रॉफिट हुआ थोड़ा थोड़ा शेयर होल्डर्स को दे दिया, बाकी का जो अमाउंट है सभी डिविडेंड में खर्चा नहीं कर दिया, शेयर होल्डर्स के कंसेंट के साथ वो सारा अर्निंग्स हमने प्लो बैक अपने बिजनेस न्यू वेंचर में लगा दिया, ताकि कंपनी इन फ्यूचर ग्रो होती रहे। तो एट द एंड शेयर होल्डर्स को ही फायदा होता है, उनके शेयर का दाम इंक्रीज होता है। तो ये हो गए हमारे इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ठीक है, कमिटिंग द फाइनेंस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। हम जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के टाइम पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ये होता है थोड़ा लॉन्ग टाइम डिसीजंस। जैसे हम फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमें पता है ये लॉन्ग रन 10-20 साल हमारा काम हमें देगी। तो ये होते हैं इन्वेस्टमेंट के डिसीजन। और सेकंड है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन में ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, और इसमें ना हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपने मशीनरी में ब्लॉक नहीं करते, हम एक लिक्विड कैश अपने पास रखते हैं, इन्वेंट्री, स्टॉक्स, रिसीवेबल्स अपने पास रखते हैं, जिससे हमारा इजीली ज़रूरत पड़ने पर वो कैश लिक्विड हो जाए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। अब अगर हम बात करें फाइनेंसिंग डिसीजन की, फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करिए हमने, जैसे डेट से हमने फंड रेज करना है या इक्विटी से। अगर बाई चांस हमें पता है हमने अपना ऑनरशिप इंक्रीज करनी है ना, हमने अपने कंपनी में ऑनरशिप मतलब अपना कंट्रोल अगर हम डिल्यूट करना चाहते हैं तो हम इक्विटी का रास्ता अपनाएंगे, ताकि लोग शेयर्स बाय करें और वो भी मालिक बन जाए हमारी कंपनी के, और हमारा कंट्रोल डिल्यूट हो जाए, ठीक है जी। अगर हम अपना कंट्रोल डिल्यूट नहीं करना चाहते, अब अगर हमारी कंपनियां, हम नहीं चाहते कोई और मालिक बने, तो हम डेट से फंड रेज कर सकते हैं। डेट से क्या मतलब, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हम मार्केट में रेज करके अपनी जो 8%, 9%, 10%, 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिबेंचर्स इशू करेंगे, और दे विल नॉट बी द ऑनर्स, they will not become the owners, as they don't become, debenture holders are not the members of the company, they are only the debt holders। तो उनको हम सर्टिफिकेट दे देंगे और उनको ईयरली और क्वार्टरली हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते जाएंगे
ठीक है जी, और मैच्योरिटी के टाइम पे उनको उनका अमाउंट वापस दे देंगे। तो ये बात हो गई जी। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस में फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले बात, हम किसी भी फाइनेंस हम रेज कर रहे हैं, हम पहले क्या सोचेंगे कि कॉस्ट का देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ सस्ती पड़ रही है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। एक तो कॉस्ट हो गया। रिस्क किस में कम है? रिस्क का इन सेंस कि हम देखेंगे कि कौन सा कम रिस्की है ना। कुछ कई बार हम फाइनेंस रेज कर लेते हैं पर्सनली, या हम फाइनेंस रेज कर लेते हैं ऑन द चार्ज ऑफ एसेट्स के ऊपर, एसेट्स को गिरवी रख के हम फाइनेंस रेज करते हैं, बैंक से लोन बोरोइंग्स कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, वो रिस्की थोड़ा सा नेचर हो जाता है, क्योंकि अगर कल को हम ना चुका पाए, हमारी कंपनी ना मतलब फ्लॉप हो गया वो प्रोजेक्ट, तो हमारे एसेट्स टेक ओवर हो जाएंगे बैंक के थ्रू। तो रिस्क फैक्टर भी काउंट होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट भी काउंट होती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इशू ऑफ डेट इज हायर, द सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकम्स लेस। If the flotation cost, that is the expenses incurred in the issue of debt is higher, the source of finance becomes less attractive। मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ रेस कर रहे हैं ना, मतलब फाइनेंस रेस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि खर्चा कितना हो रहा है हमारा इनिशियली उस फंड को रेस करते वक्त। अगर हम डेट रेस कर रहे हैं, अगर हमारा डेट पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है रेस करते वक्त, तो दैट विल नॉट बी एन अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब उसके बाद है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन भी हम इससे देखेंगे। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब कि कंपनी में क्या कैश इनफ्लोज हो रहे हैं, कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं, और क्या उसके पास सफिशिएंट लिक्विड कैश अवेलेबल है कि नहीं, ये भी एक फैक्टर बन जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन लेते वक्त। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमारी कंपनी की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होनी ही होनी है, फिक्स्ड है, वो कितनी है, ठीक है, उस मुताबिक हम फाइनेंसिंग डिसीजंस लेंगे। कंट्रोल कंसिडरेशन, जैसे मैंने बात करा, अगर हम अपना कंट्रोल डिल्यूट करना चाहते हैं तो इक्विटी, अगर हम डिल्यूट नहीं करना चाहते तो डेट, ठीक है जी। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, फिर हम देखेंगे कैपिटल मार्केट का सिनेरियो क्या है। अगर आजकल मार्केट बुल मार्केट है, या इन्फ्लेशन में जा रही है, या बेयर मार्केट है, बिल्कुल डिफ्लेशन में मार्केट जा रही है ना, तेजी वाला मंदी वाला, राइट, याद है फाइनेंशियल मार्केट में जब हमने पढ़ा है। हम कैपिटल मार्केट का सिनेरियो देखेंगे, मार्केट मंदी में है या मार्केट तेजी में है, तो उस मुताबिक भी हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस होंगे, इफेक्ट करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी रिटर्न देनी पड़ेगी, मतलब कि अगर हम फंड्स रेज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको क्या देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, वो भी एक फैक्टर होता है फंड रेज करते वक्त। टैक्स रेट, और हमें फंड रेज करते वक्त टैक्स रेट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। कैसे? जब हम डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेज करेंगे तो उनका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होगा ना, वो P&L में खर्चा हम शो करते हैं एक्सपेंस वाली साइड पे, तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट्स कम शो होगा, जिससे हमारा टैक्स भी कम होगा, टैक्स में भी डिडक्शन होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इक्विटी से फंड रेज करते हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह, उसमें कोई इंटरेस्ट की बात है नहीं, उसमें डिविडेंड की बात है, CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, तो ये भी एक फैक्टर होता है फंड्स रेज करते वक्त। फ्लैक्सिबिलिटी, हमें देखना है कि फ्लैक्सिबल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होगी, ये भी एक फैक्टर है कि मतलब अगर आज हम फंड रेज कर रहे हैं, अगर हमारे पास कल ही हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट आ गया कहीं से, या हमारे, तो हम फटाफट अपने जो ऊपर डेट हमने हमारे ऊपर है उसको पे ऑफ कर सकते हैं, या अपना फ्रेश हम अपना पे ऑफ करके हम डेट फ्री हो सकते हैं। हम फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, ये नहीं कि ब्लॉक है कि 7 साल 10 साल तक हमें उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये बात होगी। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब सेबी है, ठीक है, उस सेबी क्या रेगुलेशंस निकाल रहा है, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है इक्विटी के ऊपर या डेट के ऊपर, या इक्विटी के थ्रू अगर हम रेज करेंगे तो हमें कम फॉलो प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। फिर बात होती है डिविडेंड डिसीजन की। जब डिविडेंड की डिसीजन की बात होती है ना, तब हम देखते हैं या रिटेन्ड अर्निंग या हम डिविडेंड पे कर दें। अगर रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू हमारी बात हो रही है ना, तो रिटेन्ड अर्निंग में हम अमाउंट ऑफ अर्निंग्स देखेंगे, स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स देखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस में आएंगे, कैश फ्लो पोजीशन देखेंगे, शेयर होल्डर प्रेफरेंस देखेंगे कि उनकी क्या प्रेफरेंस है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, कैपिटल मार्केट को देखेंगे, लीगल कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। ये सारे कुछ हैं फैक्टर्स जो होंगे अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। ओके जी, अब ये डिविडेंड डिसीजंस हमने देख लिए।
हमने देख लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और हमने देख लिया फाइनेंसिंग डिसीजंस। आप अपनी बुक में 2 मिनट लगाकर एक बार गो थ्रू करो कि अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो अब हमारा ये हो गए जी फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, ये सारा कुछ हो गया। अब है जी फाइनेंशियल प्लानिंग, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूचर्स ऑपरेशन। In other words, we can say financial planning is the process of estimating the financial requirements of an organization। ठीक है जी। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जैसे हमारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वही फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लान करते वक्त हमें यही देखना है कि हमारे फंड्स हमें रिक्वायर्ड हैं, क्या मिसयूज़ हो सकते हैं और क्या मतलब कि हमें हमारा कोई आइडल कैश तो नहीं पड़ा रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। टाइम फ्रेम फॉर फाइनेंशियल प्लान्स, हमें देखने हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान्स लेने हैं कि शॉर्ट टर्म प्लान्स लेने हैं। ठीक है जी। दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट मैटर, दे आर मेड फॉर 3 to 5 years टाइम फ्रेम्स, दे आर ऑल्सो नोन एज बजट्स एंड आर मेड फॉर पीरियड ऑफ 1 year और लेस। Importance of financial planning, it helps in forecasting what may happen in future under different business situations. It helps in reducing waste, duplication of efforts and gaps in planning. It acts as a basis of control by spelling out the objectives of various business segments। तो ये हमारी बात होगी जी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ठीक है जी। तो अगर हमने आज की क्लास में जो जो सीखा उसको एक बार क्विक रिवीजन से हम गो थ्रू कर लेते हैं। हमारे थोड़े से बस 2-4 टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करके इसको पैकअप कर देंगे, इस चैप्टर को भी। अभी हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या किया। हमने किया कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट कर लिया, डेफिनेशन पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। फिर हमने देखे फाइनेंशियल डिसीजंस की बात हुई। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात हुई। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और फैक्टर्स हमने देख लिए कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फिर हमने फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं, फिर हमने उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करी। काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़े, आप पर 5 to 6 फैक्टर्स याद करना। 10 फैक्टर्स हैं, और भी 10 नहीं 11 फैक्टर्स हैं, और भी इसका कोई है लिमिट नहीं है। आप खुद से भी मतलब 15-16 लिख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप 5 to 6, 7 मैक्सिमम 7 या 8 याद करके जाओ। ठीक है जी। तो अच्छे से कर जाओ तो इनफ होंगे। अब उसके बाद डिविडेंड डिसीजन की अगर बात करें, डिविडेंड डिसीजंस होते हैं, उसमें हमने बोला था एक तो होता है रिटेन्ड अर्निंग्स और एक होता है डिविडेंड देने, और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे। उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से होंगे? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स कितनी है, शेयर होल्डर्स के व्यूज़ क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है, लीगली जो कंस्ट्रेंट्स हैं सेबी के, LODR के, तो उसके क्या हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। ठीक है। फिर हमने बात करी कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। अब इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करेंगे? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पे ब्लूप्रिंट रेडी करना। ऑब्जेक्टिव्स हैं इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, हमें अगर ज़रूरत है हमारे पास सफिशिएंट ऑफ फंड्स होने चाहिए। ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या फर्म जो है हमारी उसने अननेसेसरली आइडल फंड्स तो नहीं रेज करे हुए। ठीक है जी। टाइम फ्रेम फॉर फाइनेंशियल प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जी, शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। लॉन्ग टर्म 3 to 5 years होते हैं, शॉर्ट टर्म फॉर 1 year और लेस के लिए होते हैं। इंपॉर्टेंस करी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की, उसमें हमने करा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। ये फोरकास्ट करने में हेल्पफुल होते हैं कि हमारे फ्यूचर में कितने सफिशिएंट फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। क्या बिजनेस का ट्रेंड है, क्या मार्केट का ट्रेंड है। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। इट एक्ट्स एज द बेसिस ऑफ कंट्रोल बाय स्पेलिंग आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स। तो ये सारे हमने पढ़ लिए आज की क्लास में टॉपिक्स, जो हमने एक फाइनेंशियल डिसीजंस को डिटेल में कर लिया, और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, जो मैं बता चुका हूँ। बस हार्डली 10 to 15 मिनट्स का चैप्टर है, और वो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर को और नहीं खींचते। अभी के लिए ये सफिशिएंट है। जितना पढ़ाया है उतना आप एक बार रिवीजन कर लो। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है जी। अगर कोई भी डाउट फिर भी आता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रख सकते हैं। आई विल रिप्लाई इट सून। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
Do subscribe, like, share, comment on our videos. Till then, thank you. Bye bye. Meet you in our next lecture.